हेलो एवरीवन। सो ये कारो 2020 का ऑडियो है, कारो 2020। तो ये ऑडियो में हम लोग कारो को अच्छे से समराइज फॉर्म में फटाक से 5 मिनट के अंदर रिवाइज़ करेंगे। बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि सर वो जो क्लॉजेस है कारो में वो याद नहीं हो रहे, जो पॉइंट्स है क्लॉजेस के, मतलब जो जितने भी क्लॉजेस है अंदर का तो समझ गया, लेकिन वो जो क्लॉजेस है वो क्लॉज बाय क्लॉज याद नहीं हो रहे। तो वो भी हम लोग याद कर लेंगे और फटाक से एक समराइज वे में कारो को रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सर ये जो कारो 2020 है, कारो 2020 वो एप्लीकेबल कौन सी कंपनीज़ के लिए? तो बेटा ये पूरी की पूरी कंपनीज़ के लिए एप्लीकेबल है। एवरी कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। जब यहाँ पे बोल ही दिया है उसने कि एवरी कंपनी, इसका मतलब ही होता है इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, यानी हमको फॉरेन कंपनी भी इंक्लूड करना है, उसको भी कारो लगेगा। लेकिन एक्सेप्ट कुछ कंपनीज़ है जिनको कारो एप्लीकेबल नहीं होता है, जैसे कि बैंकिंग कंपनी को कारो एप्लीकेबल नहीं होगा, इंश्योरेंस कंपनी को कारो एप्लीकेबल नहीं होगा, सेक्शन 8 कंपनी को कारो एप्लीकेबल नहीं होगा, अकेले इंसान यानी 1% कंपनी को कारो एप्लीकेबल नहीं होगा, छोटा इंसान यानी कि स्मॉल कंपनी को कारो एप्लीकेबल नहीं होगा, इनको तो कारो एप्लीकेबल होगा ही नहीं। साथ साथ ही प्राइवेट कंपनी में भी कभी कभी कारो एप्लीकेबल नहीं होता है। कभी कभी यानी अगर प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी या होल्डिंग है तो कारो एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी पब्लिक की सब्सिडरी और होल्डिंग दोनों में से कुछ है ही नहीं, तो फिर हम देखेंगे क्या प्राइवेट कंपनी का पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस 1 करोड़ से या फिर 1 करोड़ के नीचे है। अगर है तो फिर कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। टोटल बोरोइंग अगर बैंक से लिए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए, ऐसी अगर कोई टोटल बोरोइंग है जो 1 करोड़ या उससे नीचे है तो कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। टोटल रेवेन्यू जो आपने पीएनएल शेड्यूल 3 के हिसाब से जो बनाया था उसमें टोटल रेवेन्यू अगर 10 करोड़ या उससे नीचे है तो कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि जब भी आप पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस चेक करोगे तो वो ऑन बैलेंस शीट डेट देखना है, यानी 31 मार्च को देखना है। जब आपने बैलेंस शीट बनाया उस दिन का देखना है। टोटल बोरोइंग को एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर देखना है, मतलब जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है उसमें अगर एक भी दिन 1 करोड़ के ऊपर चले गया तो कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। वैसे टोटल रेवेन्यू भी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर देखना है, 10 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं करना है। एक और चीज़ याद रखना, एंड है, एंड अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अलावा एक नोट है कि जो कारो है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नहीं लगता, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नहीं लगता, एक्सेप्ट खाली एक ही क्लॉज रिपोर्ट होता है, वो है क्लॉज नंबर 21। इसको छोड़ के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कारो नहीं लगता। अब जो पैरा 3 में जो मैटर्स दिए हुए हैं जो कारो के अंदर इंक्लूड करने पड़ते हैं, जिसके ऊपर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, ये वो इतने सारे क्लॉज है, 21 क्लॉजेस है। सर ये कैसे याद करेंगे? बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। ये पैरा 3 के अंदर क्लॉजेस है जिनकी रिपोर्टिंग करना पड़ता है। ये हम सारे के सारे पॉइंट्स अभी याद कर लेंगे, बस मेरी एक स्टोरी है उसको सुनना, आपको पॉइंट्स याद हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे को बिज़नेस करना था, तो बिज़नेस के लिए मैंने कंपनी स्टार्ट किया। अब मेरे को कंपनी स्टार्ट किया तो मेरे को फिक्स एसेट की ज़रूरत पड़ेगी, मेरे को फर्नीचर वगैरह रखना पड़ेगा कि नहीं। तो मैंने पीपीई ख़रीदा। ठीक है, मैंने पीपीई ख़रीदा। अब सामान मेरे को गुड्स स्टॉक्स भी ख़रीदना पड़ेगा बेचने के लिए, तो मैंने इन्वेंट्री भी ख़रीदा। स्टोरी सुनना, मेरे को बिज़नेस चालू करना था, मैंने कंपनी फॉर्म किया, फिर मैंने उसमें रखने के लिए पीपी ख़रीदा, इन्वेंट्री ख़रीदा। ठीक है, अब मेरा काम दाम बहुत अच्छे से चलने लग गया, तो मैंने जो भी पैसे कमाए थे उससे इन्वेस्टमेंट करना चालू किया। अब बहुत अच्छा चल रहा था, तो मेरे को गवर्नमेंट ने बोली कि आगे और काम करना है तो तुमको 185 186 को फॉलो करना पड़ेगा, 185 186 को फॉलो करना पड़ेगा। ये स्टोरी का कोई बेस नहीं है, खाली पॉइंट्स याद कराने के लिए। ठीक है, मेरे को बिज़नेस करना था तो मैंने पीपी ख़रीदा, इन्वेंट्री ख़रीदा, फिर मेरा काम काज बहुत अच्छा चलने लग गया, तो जो पैसा है उसे इन्वेस्टमेंट किया। गवर्नमेंट ने बोली और आगे काम कर रहे हैं तो 185 186 को फॉलो करना पड़ेगा। फिर मैंने 185 186 फॉलो किया, फिर मेरे को और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा और ज़्यादा पैसे कमाना थे, और ज़्यादा धंधा मेरे को बड़ा करना था, और ज़्यादा बिजनेस करना था, लेकिन मेरे को उसके लिए और पैसा चाहिए था। तो मैंने पब्लिक डिपॉजिट लिया। मैंने क्या किया? पब्लिक डिपॉजिट लिया। अब इतना बड़ा काज है तो मुझे रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो अभी तक की स्टोरी में क्या हुआ? मैंने पीपी खरीदा, उससे पॉइंट आ गया पीपी। फिर मैंने इन्वेंट्री खरीदा, उससे पॉइंट आ गया इन्वेंट्री। फिर बहुत सारे पैसे आ गए थे तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया, तो इन्वेस्टमेंट से पॉइंट आ गया इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, लोन्स एंड एडवांसेस। फिर मेरे को गवर्नमेंट ने क्या बोला कि और आगे का काम करना है तो 185 186 फॉलो करना पड़ेगा, उससे पॉइंट आ गया कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 185 एंड 186। फिर मेरे को धंधा और बढ़ाना था जिसके लिए पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने क्या किया? पब्लिक डिपॉजिट। इससे ये वाला पॉइंट आ गया पब्लिक डिपॉजिट। और इतना बड़ा कामकाज है तो मुझे रिकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ेगा, तो उससे पॉइंट आ गया कॉस्ट रिकॉर्ड। ठीक है, अब लेकिन जब मैंने रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए
लोगों को हायर किया तो वो सबके सब बेवकूफ़ निकले, उनको रिकॉर्ड मेंटेन करना आया ही नहीं और ढंग से रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं किया। तो फिर मेरे को मालूम पड़ा कि मेरे ऊपर तो बहुत सारे स्टैट्यूटरी ड्यूज़ है, मेरे पास तो बहुत सारी इनकम थी जो अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं हुई हैं। तो इससे 2 पॉइंट आ गए, स्टैट्यूटरी ड्यूज़ और अनरिकॉर्डेड इनकम। इसके कारण मेरे घर के बाहर मेरी कंपनी के पास बहुत सारे लोग आ गए और बोले कि हमारे ड्यूज़ दो, हमारे ड्यूज़ दो, हमारे ड्यूज़ दो। इससे पॉइंट आ गया रिपेमेंट ऑफ ड्यूज़। लेकिन मेरे पास पैसे तो थे ही नहीं, तो मैं ड्यूज़ दूंगा कैसे? तो मैंने एप्लीकेशन के मनी से उनको अपना ड्यूज़ दिया। इससे पॉइंट आ गया एप्लीकेशन मनी एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ठीक है, अभी तक कितना हो गया? मेरे को धंधा करना था, इसके लिए मैंने पीपी खरीदा, इन्वेंट्री खरीदा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया, 185 186 फॉलो किया, पब्लिक डिपॉजिट लिया, कॉस्ट रिकॉर्ड लिया। फिर रिकॉर्ड बराबर मेंटेन हुए नहीं थे तो स्टैट्यूटरी ड्यूज़ बहुत सारे निकल गए मेरे पास, अनरिकॉर्डेड इनकम बहुत सारी निकल गई। लोग बाहर आके खड़े हो गए कि हमारे ड्यूज़ वापस दो। तो रिपेमेंट ऑफ ड्यूज़ किया, कैसे किया? एप्लीकेशन मनी से किया, ठीक है। लेकिन जब मैंने एप्लीकेशन का पैसा लिया जिन लोगों से, उनको बाद में मालूम पड़ा कि मैंने तो फ्रॉड किया उनके साथ, मैंने तो फ्रॉड किया। अब मैं थक चुका था। अब मैं डिसाइड किया कि अब मैं जो भी धंधा चालू करूँगा सिर्फ निधि कंपनी बना के ही चालू करूँगा, निधि कंपनी बना के चालू करूँगा। और जितने भी रिश्तेदार है सब बेकार है, उनके साथ कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं करूँगा। तो पॉइंट बन गया ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज़। हम अपने धंधे में हमेशा इंटरनल ऑडिट करवाऊंगा, तो पॉइंट बन गया इंटरनल ऑडिट सिस्टम। जो मेरे डायरेक्टर से सब भाग गए, उनके साथ कभी ट्रांजैक्शन नहीं करूँगा। तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर, मेरे धंधे को हमेशा आरबीआई के साथ रजिस्टर करूँगा, तो रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई। ठीक है, अभी तक की स्टोरी क्या हुई? मेरे को धंधा करना था तो मैंने क्या किया? पीपी खरीदा, इन्वेंट्री खरीदा, ठीक है, धंधा बहुत अच्छा चलने लग गया तो इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया, ठीक है। फिर मेरे को गवर्नमेंट ने बोली कि 185 और 186 का कंप्लायंस करना पड़ेगा। मेरे को और धंधा बढ़ाना था तो मैंने पब्लिक डिपॉजिट लिया, ठीक है। अब बहुत बड़ा धंधा है तो रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करना पड़ेगा, तो कॉस्ट रिकॉर्ड आ गया। अच्छा, लेकिन जिन लोगों को रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए भेजा था सब बेकार थे, रिकॉर्ड बराबर किया ही नहीं। तो मेरे को पता चला कि मेरे ऊपर बहुत सारे स्टैट्यूटरी ड्यूज़ है, ठीक है, अनरिकॉर्डेड इनकम है। घर के बाहर बहुत सारे लोग आगे बैठ गए तो मेरे को उनको अपने ड्यूज़ वापस देना पड़ा, तो रिपेमेंट ऑफ ड्यूज़ हो गए, ठीक है। ये रिपेमेंट कैसे किया? मैंने एप्लीकेशन मनी से किया। फिर बाद में जिनसे एप्लीकेशन मनी लिया था उनको मालूम पड़ा मैंने उनके साथ क्या किया? फ्रॉड किया। अब मैं थक हार के क्या सोच रहा हूँ कि अब से जो भी धंधा करूँगा निधि कंपनी बना के करूँगा, ठीक है। रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं करूँगा, ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी। फिर इंटरनल ऑडिट करूँगा तो इंटरनल ऑडिट सिस्टम। डायरेक्टर के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं करूँगा तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर्स। और अपने धंधे को हमेशा आरबीआई के पास रजिस्टर करूँगा, तो रजिस्टर्ड विद आरबीआई। जिस स्टोरी से मैं यहाँ तक तो पहुँच गया। अब इतना हो जाने के बाद ऑडिटर को पता चला कि मेरे कंपनी में तो बहुत सारे कैश लॉसेस है, तो वो गुस्सा हुआ और बोला कि मैं तुम्हारी कंपनी को छोड़ के जाता हूँ, तो रेजिग्नेशन विद ऑडिटर। मैंने पूछा अरे भाई क्यों? तो उसने बोला कि तुम्हारी कंपनी के अंदर मटेरियल अनसर्टेनिटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी। ला मेरे पैसे ला और मेरे को जाने दे। तो मेरे पास पैसे तो थे नहीं देने के लिए उसको, तो मेरे पास जो CSR का अनस्पेंड अमाउंट था मैंने उसको ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र ऑफ अनस्पेंड CSR अमाउंट। और जाते जाते गुस्से में उसने मेरे ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई या फिर एडवर्स रिमार्क करके दिया और उसका रीज़न भी देते हुए गया। तो ये थे हमारे सारे कारों के क्लॉजेस के पॉइंट। अगर तुमको स्टोरी याद है तो तुमको पॉइंट अच्छे से याद रहेगा। क्लास में हमने बहुत अच्छे से स्टोरी बताई थी, एक बार वापस रिवाइज़ करें। मेरे को धंधा चालू करना था तो मैंने क्या किया? PPE खरीदा, इन्वेंट्री खरीदा, ठीक है, पैसे बहुत कमाया तो इन्वेस्टमेंट किया। गवर्नमेंट ने बोला 185 186 को कंप्लाई करो। धंधा और बढ़ाना था तो पब्लिक डिपॉजिट किया क्योंकि पैसों की ज़रूरत थी। कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ा, लेकिन लोगों ने अच्छे से रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया तो स्टैट्यूटरी ड्यूज़, ठीक है, अनरिकॉर्डेड इनकम बहुत सारी आ गई, लोग बाहर आके बैठ गए। तो रिपेमेंट ऑफ ड्यूज़ कैसे रिपे किया? एप्लीकेशन मनी से। लोगों को फिर बाद में मालूम पड़ा कि मैं तो फ्रॉड किया। फिर थक हार के मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं आपसे निधि कंपनी ही खोलूँगा, ठीक है। ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज़, मतलब इनके साथ नहीं करना है मेरे को। फिर मैंने क्या सोचा? ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज़ के बाद मैंने क्या सोचा कि मैं मेरे धंधे को हमेशा इंटरनल ऑडिट करवाऊँगा। नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन नहीं करूँगा। फिर क्या? रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई, हमेशा धंधे को आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड करूँगा। फिर ऑडिटर को क्या मालूम पड़ गया कि मेरी कंपनी में तो बहुत सारे कैश लॉसेस है, वो बोला कि मेरे को निकलना है, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। अच्छा, रेजिग्नेशन मैं क्यों? तो बोला कि तुम्हारी कंपनी में एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी है, मेरे पैसे लाओ। तो ट्रांसफ़र ऑफ अनस्पेंड CSR अमाउंट। फिर उसने जाते जाते मेरी कंपनी को क्वालिफाइड या फिर एडवर्स रिमार्क डालते हुए गया और उसका फिर रीज़न भी देते गया। ये हो गया कारों के क्लॉजेस,
ठीक है, स्टोरी याद रखो, क्लॉजेस अपने आप याद हो जाएंगे और सीक्वेंस में याद हो जाएंगे, तो क्लॉजेस नंबर अपने आप याद हो जाएंगे। ये था कारो। कुछ भी डाउट रहता है तो मुझे पूछो। इसके अंदर भी अगर कुछ नहीं समझ रहा हूँ पॉइंट्स के अंदर, तो वो भी मैं उसका भी एक ऑडियो बना के आपको भेज दूँगा।